फाइन। तो स्टूडेंट इस क्लास में हमें समझना है आखिर पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ पे, आई मीन क्या क्या इसमें फीचर्स वगैरह है, क्या क्या चीज़ को हम लोग बल देने वाले हैं इस बार, समझे। तो देखो यहाँ पे फाइन, और इस तरह तुमको साइलेंट फीचर्स बहुत सारा दिखेगा, ठीक है, 60 to 90 तक है शायद, बहुत है। इसी हमारा जो भी अब हम लोग करेंगे क्लास करेंगे ना, उसमें हम लोग टोटल खाली अब साइलेंट फीचर्स ही देखने वाले हैं। पहला मॉडल हो गया जहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उसके बारे में जानकारी लिया हमने। देखो फर्स्ट फीचर्स देखते हैं। अब ये देखने से पहले समझो कि हमने क्लास में कहा है तुमको कि हमारा जो फ्यूचर फोरकास्ट का जो जीडीपी होगा, यानी कि 2023 और 24 के लिए कितना 7% रियल जीडीपी है जी। रियल जीडीपी समझते हो, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को डिस्कार्ड करके चलते हैं, तो 7% के ग्रोथ से हम बढ़ने वाले हैं, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है। और बिल्कुल आईएमएफ ने भी ऐसा ही कुछ फोरकास्ट किया था। बात समझ में आ गया ना। और यदि नॉमिनल टर्म्स में कहें तो इन्फ्लेशन वाला फैक्टर जोड़ना पड़ेगा और 10.5 से ग्रोथ से बढ़ेंगे। अब देखो कितना खास बात है कि क्या क्या नहीं हुआ वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स क्या क्या नहीं हुआ। रसिया का अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर, उसके वजह से जितने भी सप्लाई चेन सिस्टम था उसमें डिसरप्शन हुआ, कोविड-19 भी आया, उसके बावजूद भी एक कंट्री फिर से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। और अभी हम लोग वन ऑफ द बेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, क्योंकि 7% से आफ्टर कोविड बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो देखो वही लिखा गया यहाँ पे, एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ 7% इन 2022 एंड 23, यानी कि जो हम बढ़े हैं 7% से, और आगे हमारा कितना मतलब ये जो चला है ये अपने आप में हाईएस्ट, समझे। और जबकि स्लो डाउन आया था कोविड की वजह से या रशियन यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, उसके बावजूद भी हम 7% से इस फाइनेंशियल ईयर में हम क्रॉस कर गए हैं, और आगे भी बिल्कुल आगे भी इसी क्रम को हम आगे ले जाएंगे। और नॉमिनल जीडीपी तो हमारा 10.5 होने वाला है, रियल जीडीपी वही इन्फ्लेशन में घटा लो उसको, ठीक है। तो आगे भी 7.5 होगा। एक्चुअली जो हम तुमको बोले वो फ्यूचर नहीं था, वो पास्ट ही था, करंट ही था। क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुमको, हाँ बात समझ में आ गया ना। तो एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या है हमारा 7% है 22 और 23 का, जो कि हाईएस्ट है तुम्हारा मेजर इकोनॉमिक्स का। और ये तभी भी हम लोग प्राप्त कर लिए, हालांकि ये अलग बात था कि कोविड-19 आया, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद भी हम ठीक है। आर गेटिंग मी। तो यहाँ पे समझो, देखो ढला नहीं होना चाहिए क्लास में। उसके बाद देखो मोदी जी क्या बोले हैं कि 2023 से, हाँ करंट अफेयर्स में पढ़ाए थे तुम लोग स्टूडेंट, कि जो पीडीएस व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे अन्न मिलता था आपको 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में, है ना, व्हीट और राइस सब मिलता था, वो अब पूरा फ्री कर दिया गया है। तो पहले देखो एक इंटाइटल यानी कि पहले मिलता था हमारा इससे भी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से, इससे भी मिलता था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, इससे भी हमको मिलता था फूड सब, समझे ना, फूड सब। तो अब भारत सरकार ने क्या बोला कि जितने भी पहले जो पैरेलल चल रहे थे वो सबको सब्सिट्यूट कर दिया गया, किसके अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, यानी कि अब सब व्यवस्था पीडीएस का ही हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट आने वाले समय में 2023 और 24 में तुम देखोगे कि फूड सब्सिडी बहुत कम दिया जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि पहले क्या चल रहा था, पहले तुम्हारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी चल रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसा जाएगा, साथ साथ पीडीएस में भी चल रहा था, बात समझे ना। और अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया अभी कि दोनों ही, जो पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा था और जो पीडीएस चल रहा था, दोनों को मर्ज करके पीडीएस में कन्वर्ट कर दिया। तो पीडीएस में कन्वर्ट कर, और जो भी पैसा लग रहा था 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया आप जो दे रहे थे अपने क्रॉप्स के लिए, यानी कि अपने राइस और व्हीट के लिए, वो सब जीरो कर दिया गया। बात समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 1 जनवरी 2023 से जो स्कीम आपको फूड ग्रेन्स दे रहे थे, अंत्योदय को दे रहे थे, लोगों को जो दे रहे थे, या प्रायोरिटी हाउस होल्ड को जो दे रहे थे 1 साल, उसको सब्सिट्यूट कर दिया गया तुम्हारा पीडीएस के अंदर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा तुम लोग को इस चीज़ को रिलेट करने के लिए। तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, 2014 के बाद, यानी कि जब से मोदी जी आए हैं तब से अभी तक भारत का जो पर कैपिटा इनकम जो बढ़ा है वो लगभग 2 लाख है, विच इज वेरी गुड ना। देख रहे हो ना, पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला आता है जानते हो ना तुम लोग, एनएनपी, क्योंकि नेशनल इनकम एनएनपी होगा, एनएनपी जानते हो ना तुम लोग, आता है मुझे एनएनपी क्या होता है। एनएनपी जीडीपी में जीएनपी करो, डिप्रिसिएशन करो तो एनएनपी हो जाएगा, एनएनपी में तुम्हारा पॉपुलेशन डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। याद आ गया, जिसको हम नेट डिस्पोजेबल इनकम भी कहते हैं। नेट डिस्पोजेबल इनकम ही हमारा क्या होगा, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे आता है, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब किसी को बाहर जाने मत देना, डिस्टर्ब होता है, तुम भी मत जाना बाहर, मोबाइल स्विच ऑफ रखो अपना। देखो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, स्टूडेंट पर कैपिटा इनकम समझ रहे हो तो तुम, अच्छा बात है ना, तुमको एक बार और मौका मिला है पिछले क्लास को समझने के लिए। जीडीपी देखो, जीडीपी में यदि हम कुछ नेशनल नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड वो घटा देंगे तो जीएनपी हो जाएगा ना। यस कोमल, जीएनपी हो जाएगा। जीएनपी कैसे होगा, क्या घटाए या क्या जोड़े, हाँ हाँ डेट क्या किए बोलो, हाँ जो हमारा जो बाहर फैक्ट्री लगा हुआ था वो कमा के लाया ना, और जो बाहर का लगा हुआ था वो कमा के ले गया ना, जो बाहर का लगा हुआ था ज़्यादा लगा था वो ज़्यादा लेके जाएगा पैसा, तो घटाए तो क्या है, जीडीपी से जीएनपी आया, बात समझे ना, जीएनपी आया। अब जीएनपी को हमको एनएनपी तक ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिप्रिशिएट करेंगे। कौन सा चीज़ डिप्रिशिएट करेंगे, जो कैपिटल गुड्स लिए थे पहले, ओवर द पीरियड उसका वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो एनएनपी हो गया। एनएनपी इज नथिंग बट इट इज योर नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम, बात समझ में आया। तो ये 10 साल में स्टूडेंट 2014 से लेके अभी तक ना कहा जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हुआ है, यानी कि अभी हम कितने हैं, अभी लगभग 2 लाख है। बट ये तो नेशन का हो गया, कंट्री का हो गया, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य है जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जिस राज्य से हम लोग बात कर रहे हैं अभी, बिहार से, बिहार का पर कैपिटा इनकम मात्र 50 से लेकर 55 हज़ार है,
यानी कि एक आदमी एक साल में यहाँ पे बस 50 से लेकर 55,000 कमा रहा है, जबकि पूरा कंट्री का आदमी 2 लाख रुपया कमा रहा है एक साल में। तो इससे भी हमारा कंट्री, हमारा स्टेट का ना जो डिसमल कंडीशन है वो रिफ्लेक्ट होता है। बात समझे ना? तो देखो वहीं पे लिखा गया है स्टूडेंट कि 2014 के बाद हमारा जो पर कैपिटा इनकम, समझ गए ना पर कैपिटा इनकम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो डबल हुआ है, 2 लाख हुआ है। और हमारा जो इंडियन इकोनॉमी साइज वो काफी बड़ा है नॉमिनल टर्म्स में स्टूडेंट। पहले हम कहाँ 2014 में 10वां रैंक था हमारा, 10th रैंक था जीडीपी में। अभी देखो ना हमने ब्रिटेन को पीछे करके हम 5th रैंक पे चले आए हैं। इसलिए बाबू बीबीसी को होता है खुजली। देखता है बीबीसी अभी डॉक्यूमेंट्री चला दिया ना कि मोदी जी ये किया। अरे भाई तुम्हारा कंट्री बर्बाद हो गया है ब्रेक्सिट के बाद, ध्यान उधर दो ना। तुमको अभी मोदी जी के ऊपर क्या करना है, तुम अपना कंट्री सुधारो ना। तुम्हारा 3-4 साल के अंदर तुम्हारा 4-5 प्रधानमंत्री बदल चुका है, उधर ध्यान दो ना। एक हमारा जो प्रधानमंत्री है जो 2 टेन्योर खा चुका है, तीसरा टेन्योर की तरफ बढ़ रहा है, उसका तुम घटा रहा है तुम। सवाल इस पर भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, कॉर्नेलियन माइंडसेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है हमारा। बात समझ में आ गया ना? इस तरह हाँ, ये तो हो गया तुम्हारा नॉमिनल टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। परचेसिंग पावर में कितना बने स्टूडेंट? 3rd रैंक में है, समझ गया ना? वेरी गुड। तो हमारा जीडीपी कितने का है कोमल? हमारा जीडीपी कितने का है? हाँ 3 हाँ, और इंडियन करेंसी के हिसाब से वेरी गुड 270 लाख करोड़। हाँ ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना, पहला मॉडल के हिसाब से। आगे देखो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को कि चूंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसको सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा तुम्हारा फूड सिक्योरिटी के साथ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पहले फूड के नाम पे बहुत सब्सिडी जाता था वो कम हो जाएगा ना। देखो 31% कम हो रहा है इस बार। 23 और 24 के बजट के हिसाब से दिखाया जा रहा है वो कम हो रहा है 31%। हाँ -31.28 लिखा गया ना, तो इसका मतलब कम हो रहा है। बात समझे? यानी कि उस समय हम लोग 2.8 लाख करोड़ देते थे फूड सब्सिडी, फूड के ऊपर, अन्न के ऊपर, और अभी कम हो जाएगा 2 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि लगभग 31% का कमी है, विच इज वेरी गुड। अब देखो ना पहला मॉडल में स्टूडेंट तुम लोग क्या बताया कि रेवेन्यू डिफिसिट कम हुआ है। पिछले साल कितना था? 4.1 था, 4.1 से 2.9 आया। घटा कैसे? इधर घट गया इसलिए क्योंकि याद करो कि रेवेन्यू डिफिसिट 2 तरह का रेवेन्यू डिफिसिट हो सकता है। एक रेवेन्यू डिफिसिट में वो भी था जो भारत सरकार पैसा दे रही थी राज्य को कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो उसको यदि घटा रहे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है। भारत सरकार दे तो रही है पैसा वहाँ पे भी, एट द सेम टाइम भारत सरकार अपना सैलरी भी दे रही है, पेंशन भी दे रही है, वो भी दे रही है, और एट द सेम टाइम सोशल सेक्टर स्कीम्स भी है, सब्सिडी भी है, एंड सो ऑन, बहुत सारा चीज है। तो वो कैसे घटा? सबसे बड़ा सवाल वो घटा कैसे? 4.1 से 2.9% की तरफ जो मूव किया है उसका एक रीजन ये भी है स्टूडेंट कि हमारा फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी भी घटा है। देखो ना यहाँ पे दिखाया तो है तुम्हारा। बात समझे? और बजट एस्टीमेट और रिवाइज बजट एस्टीमेट कर दिया गया। रिवाइज एस्टीमेट मतलब पूरा खुल के आ गया है तुम्हारा कि 2.8 लाख करोड़ लगा था हमारा फूड के लिए और घट के आप 2 लाख करोड़ हो गया, यानी कि 31% कमी हुआ है। एट द सेम टाइम फर्टिलाइजर के लिए बाबू हम लोग कितना देते थे? देखो यहाँ पे कितना है, 2.25 लाख करोड़ का था हमारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, वो भी कम करके इस बार हम बोले कि 1.75 ही देंगे। और वो देखेंगे ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे कि सच में 1.75 दिया कि नहीं दिया है। अभी तो ये क्या है? बजट एस्टीमेट है, इसलिए मैं बी और आर का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ तुम लोग को। बात समझे? तो ये इसका मतलब क्या होगा? जोड़ो वहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट से, कैसे 4.1 से हम कैसे 2.9 में आए, तो सब कैलकुलेट जोड़ने का प्रयास करो। आगे देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तुम्हारा मैप है कि इंडिया का जो जीडीपी है, देखो ना 2020 में हम लुढ़क गए थे, क्यों? कोविड आया था। मगर याद करो, यस नीतीश एंड कोमल तुम लोग क्लास में थे ही, और हमने तुम लोग को कई बार बोला है कि कोविड-19 अपने जगह था, उससे पहले भी स्लो डाउन आ चुका था इकोनॉमी में, और उसको हम टेक्निकल रिसेशन कह रहे थे। याद आया सभी चीज? तो जैसे कि कोविड की वजह से ही हुआ, कोविड से पहले भी ऐसे बहुत सारा चीज रिफॉर्म्स लाया गया था भारत में, जैसे नोटबंदी देखो ना, नोटबंदी देखो, जीएसटी देखो। तो ये 2 बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के चक्कर में ना हमारा जीडीपी नीचे चला गया था, बट उसके बाद भी हम फिर उठे हैं, और अभी देखो फाइनेंशियल ईयर में 7% से हम अचीव किए हैं, और आने वाले समय में 7 और 7.5 से भी आगे बढ़ेंगे। देखो वही चीज बताया गया है कि कोविड-19 आया, नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, या एनबीएफसी का क्राइसिस आया। याद है आईएलएफएस एपिसोड बताए थे ना, डेब्ट और क्राइसिस हो गया ना, लायबिलिटी और मिसमैच हो गया, लायबिलिटी और एसेट का मिसमैच हो गया। और देखो एनबीएफसी, देखो अभी भी तुम लोग जानते हो। अच्छा ये बताओ बाबू, 81 बॉन्ड्स का क्या हुआ? येस बैंक का जानते हो ना, येस बैंक का 81 बॉन्ड्स का क्या हुआ? आरबीआई को क्या करना पड़ा? आरबीआई को राइट ऑफ करना पड़ा ना वो लोन को, मतलब उस बॉन्ड को। ये सब चीज क्या है? ये सब चीज दिखता है कि बहुत सारा पैसा फालतू का भी खर्च हो रहा है। वही चीज बताया गया कि हमने क्या क्या नहीं देखा। हमने कोविड-19 का क्राइसिस देखा, हमने नोटबंदी देखा, हमने जीएसटी वाला आर्किटेक्चर देखा, हमने एनबीएफसी का भी क्राइसिस देखा, आईएलएफएस वाला एपिसोड सब। तो इसके वजह से हमारा 2020 में घटा, बट उसके बावजूद भी हम फिर से सक्षम हुए हैं, हम फिर से उठ रहे हैं, और उठ के 7% हमने क्रिएट कर लिया है। अब कोविड वाला जो हैंगओवर था उसको हमने पीछे कर दिया है, और हम फिर तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, और यही कारण है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। समझ में आ गया ना? देखो यही सब दिखाया गया है स्टूडेंट। तो देखो 3 पॉइंट खत्म कर दिया, चौथा पॉइंट समझो। अब एक चीज समझना है इसमें बहुत अच्छे से, खूबसूरती से। इकोनॉमी हमारा बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड हुआ है। कैसे फॉर्मलाइज हुआ? एक तो नोटबंदी की वजह से फॉर्मलाइज हुआ आपका। देखो नोटबंदी हुआ तो एमएसएमई का हालत खराब हुआ ना, बट ये सब एमएसएमई फिर फॉर्मल सेक्टर में आ गया। अब अभी आपको लोन लेना है तो कोशिश करता है ना कि फॉर्मल, पहले हमको फॉर्मल का स्टेटस मिल जाए तब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलना आसान हो जाता है। आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की जरूरत क्या था जीएसटी में? इनपुट टैक्स क्रेडिट इसलिए हम दे रहे थे ताकि हमारा जो भी सेक्टर जो क्लेम करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको चाहिए वो फॉर्मल हो। समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है तुम लोग को? नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को फॉर्मल बनाया है। तो वही बोला कि इकोनॉमी हमारा बहुत फॉर्मलाइज हुआ है, और इसका सबूत कहाँ से मिलता है कि जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो भी आपका उसका भी डबल हुआ है। यानी कि पहले आपका
कुछ था और अभी आपका 27 करोड़ हुआ है। तो यानी कि जो कर्मचारी जो लोग काम कर रहे हैं उसका सबका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसी का बनता है जो कि आपका फॉर्मल सेक्टर में रहते हैं। जैसे रामानंद जी का पीएफ करता था ना प्रोविडेंट फंड, तुम्हारा भी करता होगा। तो क्या हुआ इसका मतलब, आप फॉर्मल सेक्टर में हो। तो देखो इकोनॉमी कहाँ, हम जानते हो भारत का इकोनॉमी ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से ही चलता है, मगर मोदी जी एकदम बहुत अच्छा प्रयास करके उस सेक्टर को फॉर्मल कर रहे हैं। कैसे पता चला फॉर्मल कर रहे हैं, एक तो जीएसटी आर्किटेक्चर को लाना, नोटबंदी के बाद जीएसटी लगा देना, उससे भी फॉर्मल हो गया। एमएसएमई को इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए फॉर्मलाइज कर देना, बात समझे। और उसके बाद देखो ना अभी डिजिटल पेमेंट किस लेवल पे चल रहा है, तो वो भी एक फॉर्मल का ही जीता जागता एग्जाम्पल है, क्योंकि जितना कैश ट्रांजेक्शन होगा उतना ही ब्लैक मनी इन्वॉल्व रहेंगे, और जितना डिजिटल पेमेंट होगा उतना ही चीज फॉर्मल होगा, समझ गए ना। और 27 करोड़ ईपीओ का तुम्हारा मेंबरशिप हुआ। अब देखो मोदी जी का अचीवमेंट देखो, वहां पे देखो चल जाओ, 11.7 करोड़, लगभग 12 करोड़ तुम्हारे टॉयलेट्स बने हैं अंडर योर प्रधानमंत्री अंडर स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तुम्हारा लगभग 12 करोड़ टॉयलेट क्रिएट किया गया। देखो बिहेवियर चेंज है ना। अब इस पे मोदी जी कितना काम किए, खुद झाड़ू उठा के चल दिए थे, तो इससे तो पूरा देश में गया। अब बहुत अच्छा हुआ। देखो ना इंदौर उसके बाद टॉप पे रहा है, इंदौर है ना। उसका देखो लगभग 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं उजाला योजना के अंतर्गत। और उसमें जानते हो कि जो पहला पेमेंट है भारत सरकार ने 1600 रुपया दिया है गैस सिलेंडर के लिए, 1600 रुपीज़, याद है ना तुम लोग को, है ना। तो लगभग मैं यही तो बोल रहा, ये मॉडल में तो केवल प्रोग्राम ही पढ़ोगे भारत का, समझ गए। तो कितना 11.7 करोड़ हमने टॉयलेट क्रिएट किया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और 9.6 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, जहां पे हमें पहला इंस्टॉलमेंट 1600 रुपया दिया गया उजाला योजना के अंतर्गत। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन दिए गए, जिसमें तुम लोग भी आते हो और जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है। लगभग 102 करोड़ पर्सन्स को 220 करोड़ वैक्सीन दिया गया, क्योंकि किसी का 2 भी दिया गया है और किसी को 1 दिया गया है, जो कि 2 मिलने वाला था, बट कोविड खत्म हो गया एक तरफ से, इसलिए। तो 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन देना मतलब एक अपने आप में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से स्टूडेंट, क्योंकि आदमी जब तक ह्यूमन कैपिटल जब तक नहीं रहेगा तब तक इकोनॉमी बढ़ेगा कैसे। ये भी अचीवमेंट है भारत सरकार का। और 48 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुला है, समझे। 48 करोड़ मैसिव होता है, उसमें से अधिकतर महिलाओं का अकाउंट है, तो इसे और जो नारी सशक्तिकरण जो बोलते हैं वो भी दिखता है हमें, समझे ना। देखो वही बताया गया है। 45 करोड़ तुम्हारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि गरीब लोग के लिए है, बहुत कम दाम में तुम इस तरह का योजना कर सकते हो। उस पर भी भारत सरकार ने गजब का आंकड़ा लेके आया है, और आंकड़ा के साथ साथ सच में उन्होंने किया है ये चीज। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से गवर्नमेंट का गजब का सबका साथ सबका विकास वाला एफर्ट दिखता है, दैट्स योर इंक्लूसिव गवर्नमेंट एफर्ट्स, समझ गए ना। अब देखो इतना ही नहीं, चलो इकोनॉमी भी फॉर्मलाइज हुआ, आपका प्रोविडेंट फंड का मेंबरशिप भी बढ़ा है ना, और बिहेवियर चेंज भी हुआ है, एलपीजी कनेक्शंस भी इतने हुए हैं, वैक्सीनेशंस भी हुआ है ना, और आपका इंश्योरेंस भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास किया गया है भारत सरकार की तरफ से। क्या होता है नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब क्या है कि तुम्हारे और मेरे साथ आदमी एक साथ आया और वो कोशिश कर रहा है कि कुछ नया नया प्रोडक्ट्स बनाए। तो हम लोग कितना ही प्रयास करेंगे तो हमारा प्रयास उतना नहीं रहेगा। यदि हमें और ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए और हमारे प्रोडक्ट को यदि ब्रांड दिया जाए, मार्केट दिया जाए, तो हम तो फेमस हो जाएंगे। और मोदी जी ने किया है कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, याद है तुम लोग को। तो वो प्रोडक्ट को तुम इतना आगे ले जाओगे, तो यदि उस तरह का चीज़ को तुमको बहुत आगे ले जाना है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भूमिका है। तो इसलिए देखो कि 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नेक्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंपावरमेंट में ले जाने का प्रयास कैसे ले जाएंगे? तो लार्जर प्रोड्यूस इंटरप्राइजेस को क्रिएट करके, बड़ा इंटरप्राइजेस होगा जो कि मदद करेगा ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उभरने में, ठीक है ना। और सभी जितने भी इंटरप्राइजेस होंगे, कलेक्टिव जो होंगे, इसके अपने मेंबर्स होंगे, और ये लोग अपने ढंग से उसको मैनेज करेंगे, अपने ढंग से उसको गवर्नेंस करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। और ये लोग क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को असिस्ट करेंगे, रॉ मटेरियल्स देंगे और कहेंगे कि डिजाइन इस तरह का बनाइए, क्वालिटी ऐसा रखिए, ब्रांडिंग ऐसा करिए, और आपका मार्केट बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जो तुम 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देख रहे हो उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। कैसे ले जाएंगे हम लोग? लार्ज प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस को क्रिएट करके। और ये जो लार्ज इंटरप्राइजेस, ये जो तुम्हारा लार्ज प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस है या जो कलेक्टिव्स है, इसके अपने मेंबर्स होंगे, वो प्रोफेशनली अपने आप को मैनेज करेंगे और ये पूरी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करेंगे रॉ मटेरियल्स के टर्म्स में, और डिजाइन के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में, ब्रांडिंग के टर्म्स में और मार्केटाइजिंग के टर्म्स में। तो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर? बात समझ में आया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और कुछ नहीं बाबू, गांव देहात दिखता है। देखते हो ना अभी बंधन बैंक चलता है कि नहीं चलता है, उसमें 5-10 महिला एक साथ आती है, लोन देती है, कितना फायदा होता है। बिल्कुल उसी को आगे ले जाने का प्रयास है, बट ये प्रोडक्ट में ले जाने का प्रयास है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, समझ गए ना। क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी से भी हो सकता है। अब देखो इसी चीज को बताया गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट कैसे होगा, जो अभी मैं और भी बोलूंगा, मगर ये देख लो। देखो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिया गया रूरल एरियाज में, है ना। देखो हर घर नल से जल योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ जरा। अब देखो यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है स्टूडेंट, देखो तुम लोग को बोला गया कि 4.1% से रेवेन्यू डिफिसिट होकर 2.9 हो गया, सही बात है ना। भारत सरकार ने इसका मतलब बहुत सारे स्कीम पे कटौती किया ना, मगर भारत सरकार ने ये जल जीवन विकास योजना है उस पर कटौती नहीं किया, उसमें थोड़ा बढ़ाया ही है। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जानते हो पूरा हर कंट्री में पानी की जरूरत है, और घर घर देखते हो नल बन गया है, अब जल आने की जरूरत है, वो आएगा, वो हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आ जाए वो। तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन रूरल एरियाज में दिए गए हैं, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाया गया है, ठीक है, जो बताए हैं अभी जस्ट। कैश ट्रांसफर किया गया है, देखो प्रधानमंत्री किसान वही निधि योजना जो था ना, जो तुम्हारा 3 इंस्टॉलमेंट में देना होता था 6000 रुपया, तो 2.2 लाख करोड़ तुम्हारा लगभग 11 करोड़ फार्मर्स को दे दिया गया है प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत।
ठीक है। इंश्योरेंस कवर देखो जस्ट अभी बताया है लगभग 45 करोड़ परसेंट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अकाउंट इंश्योरेंस खोला गया है। लगभग 48 करोड़ तुम्हारा प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुला है। 220 करोड़ तुम्हारा कोविड वैक्सीनेशन दिया गया है 102 करोड़ पॉपुलेशन को, एंड लगभग 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। तो ये जितने भी तुमने देखा है स्टूडेंट, ये सब इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट है भारत सरकार का। अब तो समझ में आया, सेम फिगर तुम्हारा बजट का भी डॉक्यूमेंट्स में दिया गया, सेम फिगर है। मैं भेज दूंगा, रियल बजट कैसा दिखता है वो भी बाद में भेज दूंगा मैं। आगे देखो प्रधानमंत्री, देखो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो बेनिफिशियरी वो भी लगातार बढ़ा है, देख रहे हो ना, लगातार बढ़ा है। और अभी जैसे कि मैंने कहा है अभी कि कितना हुआ है, देखो तो 9.6 हुआ है ना, तो देखो 100 लाख करोड़ है वो, समझे ना। तो लाख करोड़ मतलब हो गया ना, करोड़ में आ जाएगा ना, सॉरी 100 लाख है। 100 लाख मतलब क्या है, 10 करोड़। 100 लाख का मतलब 10 करोड़ है ना स्टूडेंट, तो ग्राफ कंसिस्टेंट है। 1000 लाख है, इसका मतलब 10 करोड़ है। तो देखो ये उज्ज्वला योजना 9.6 करोड़ के आसपास लाइक कर रहा है वहाँ पे ग्राफ में, समझ गए ना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का बेनिफिशियरी लगातार बढ़ते चला गया, व्हिच इज वेरी गुड फॉर द कंट्री। अब क्यों जरूरी है एलपीजी सिलेंडर देना, क्योंकि हमारी जो माताएं हैं वो क्या करती है, वो चूल्हा में बनाएगी, ट्रेडिशनल चूल्हा में बनाएगी, तो उसे लंग कैंसर होने का संभावना रहता है। और उसके बाद ब्लैक सूट का अपना ही प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। तो एलपीजी में जानते हो कि एलपीजी सबसे क्लीन फ्यूल होता है, तो जितना क्लीन फ्यूल में यूज करेंगे उतना अच्छा है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी और हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी। इसलिए आगे देखो स्टूडेंट 7 नंबर देखो, बिल्कुल इसी के बारे में चर्चा कर रहा था उस समय, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, अब ये क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी कि पीएम विकास। पीएम विकास का मतलब है जितने भी विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा मतलब जो आर्टिसन समझते हो ना, जिसके हाथ में कला है, वो बैम्बू से भी बहुत कुछ बना सकता है, उसके हाथ में कुछ भी आए तो कुछ भी बना सकता है वो। ऐसे जो आर्टिसंस है उसको बल दिया जाएगा, यानी कि विश्वकर्मा को, आर्टिसंस को पूरा मौका दिया जाए कि अपना क्वालिटी को, अपना स्केल को, यानी कि 10 बनाना था 20 बनाए वो, समझे ना, ताकि स्केल पे काम हो सके, क्वालिटी पे काम हो सके और उसका प्रोडक्ट मार्केट पे पहुंच सके। बात समझे। दिस विल इंक्लूड नॉट ओनली इसमें केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भारत सरकार की तरफ से, साथ साथ तुम्हारा स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगा, एडवांस स्किल ट्रेनिंग मिलेगा। मान लो कुछ बैम्बू का पहले प्रोडक्ट बनता था और बेहतरीन बना पाएगा, उसके लिए उसको स्किल भी मिलेगा अलग से। नॉलेज ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि बेचारे लोग गांव देहात के होते हैं या फिर रिमोट एरियाज के होते हैं, हिंटरलैंड के होते हैं, इन लोगों को पता नहीं होता कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा इन लोग को, उनका नॉलेज दिया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी पे भी बात होगा कि आप ऐसा काम करो जो कि आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, समझ गए, और ब्रांड प्रमोशन करने के लिए भी मौका मिलेगा। तो यही तुम्हारा पीएम विकास है। तो पीएम विकास क्या है स्टूडेंट, इसमें हम विश्वकर्मा को, आर्टिसंस को पूरा मौका देंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से क्वालिटी से प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा स्किल से प्रोड्यूस कर सके और उसको मार्केट मिल जाए। उतना ही नहीं, इसमें हम स्किल ट्रेनिंग भी देंगे उसको और टेक्नोलॉजी भी देंगे और ग्रीन टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे और उसका हम ब्रांड का भी प्रमोट करेंगे। अब ब्रांड देखो तुम सिंपल सोचो, ई कॉमर्स साइट जहाँ पे तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, बाहर कंट्री से भी तुम मंगा सकते हो। कितना अच्छा रहता है यदि हमारे विश्वकर्मा लोग का भी सामान यदि हमारे ई कॉमर्स साइट पे आता तो कल्याणी हो जाता है इन लोग का भी, और इन लोग का यदि सामान का ब्रांड बढ़ जाता तो कितना फायदा होता, बात समझो ना, बहुत फायदा होता। तो प्रयास है। अब वो प्रयास कब सफल होगा, जब तक हम बहुत अच्छे से स्किल ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उसका सामान कंपटीशन के दौर पे वो नहीं उतर पाएगा। इसलिए कंपटीशन में यदि उतरना है तो सामान आपका बेस्ट होना चाहिए, और वही प्रयास है। देखो इतना ही नहीं, चलो एक तो हमने दिया, महिलाओं का भी हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। क्यों, महिलाओं को लोन दिया जाएगा, है ना, महिलाओं को लोन दिया जाएगा, वही इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं को भी इकोनॉमिक इंपावर कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं महिलाओं को पैसा रुपया के मामले में। पीएम विकास मैंने बता दिया है। टूरिज्म का भी हम प्रमोट कर रहे हैं, समझे, हम ग्रीन ग्रोथ इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। और ये जो 4 चीज है जहां पे महिलाओं का सशक्तिकरण करना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पीएम विकास यानी कि विश्वकर्मा को इंपावर करना, टूरिज्म को बल देना और ग्रीन ग्रोथ की तरफ जाना, ये और कुछ नहीं, शुरुआत है अमृतकाल का। अमृतकाल 75 साल हो गया भारत का आज़ादी का स्टूडेंट, अब अमृतकाल आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से। तो इस अमृतकाल में इस 4 चीज को लेकर चलेंगे। देख रहे हो ना, तुम लोग को लग रहा होगा, वही बोल रहा हूँ, इतना गजब का बजट है, इतना गजब का वर्ड सब यूज किया गया है। अमृतकाल का महोत्सव यहाँ से शुरू, ठीक है, ये करेंगे। 4 चीज समझ में आ गया तुम लोग को। और हाँ, 7 जगह जो होगा, 7 प्रायोरिटीज है, उसी को हम कहते हैं सप्तऋषि, जो कि तुम्हारा क्या है, और यही अमृतकाल को क्या करेगा, गाइड करेगा, यानी कि सप्तऋषि अमृतकाल को गाइड करेंगे। लग रहा है ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ समझे हो ना। तो अमृतकाल को गाइड करने का जो तरीका है सप्तऋषि है, जो बजट में बताया गया। सप्तऋषि मतलब 7 चीज पे ध्यान देंगे हम लोग, 7 प्रायोरिटीज होगा। वो क्या क्या होगा तो समझो, नीचे फिगर में दिया गया, फिगर ऊपर ब्लर है तो नीचे फिगर सही दिया गया, नीचे देखो, ठीक है ना, देखो यहाँ पे, हाँ फिगर से सही दिया गया। देखो ये आखिर हम अमृतकाल से आगे बढ़ेंगे, सप्तऋषि पे जब फोकस करेंगे तो क्या क्या 7 चीज पे हम फोकस करेंगे। पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बता दिया ना हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन सब हो गया, उज्ज्वला योजना, वो सभी चीज उसके अंदर आता है। रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल मतलब क्या कि जो आदमी दुखिया है, वंचित है, जिसके पास कोई पहुंचता ही नहीं है, जैसे ट्राइबल एरिया सब हो गया, जो हिंटरलैंड है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ भी पहुंच के हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाएंगे। बात समझे, हाँ कनेक्टिविटी, हाँ बिल्कुल पूरा कनेक्ट करना। अब वो नहीं भी है तो हम किसी तरह, देखो रीचिंग द लास्ट माइल का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, घर घर तक पहुंचना। तो घर घर पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप बैंक अकाउंट में उसको खोल दीजिए, पहुंच गया घर घर, है ना, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट को भेज दीजिए वहाँ पे। यूथ पावर, सही बात है ना। अरे देखो ये चाइना यहाँ फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यूथ पावर को कैपिटलाइज करना। फाइनेंशियल सेक्टर, देखो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत गजब का हमारा वृद्धि हुआ है। अभी आंकड़ा याद है ना तुम लोग को, हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है तुम्हारा, डबल डिजिट में है ना, 16-17% में है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हमारा एनपीएस भी लगातार घटा है, और हमारा रोबस्ट है। अभी बताओ 2 साल 3 साल पहले हालत खराब था बैंक का, एनपीएस बहुत बढ़ गया था,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बहुत बढ़ गया था, अभी अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, समझे, फाइनेंशियल सेक्टर। अभी वो ग्रीन ग्रोथ, बिल्कुल ग्रीन ग्रोथ में देखो हमने क्या नहीं किया, हाइड्रोजन फ्यूल का बात किया है कि हाइड्रोजन वाला बनाएंगे, है ना। इस बार तो देखो मैंग्रोव के बारे में भी बात है कि मैंग्रोव पे भी काम करेंगे, समझे, तो ग्रीन ग्रोथ हो गया ये। हाँ, अनलिसिंग द पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जिसको हम यूज नहीं किए उसको भी हम यूज करेंगे। जैसे देखो ना एग्जांपल देखो, अब गोबर गैस को भी हम आगे प्रमोट करेंगे, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ, इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक हमें कितना ले जाना है, 20% करना है ना ब्लेंडिंग। सिमिलरली गोबर गैस का भी बहुत सारा जो निकलेगा वो भी 5% ब्लेंडिंग करवाएंगे हम लोग नेचुरल गैस में, वो भी आएगा थोड़ी देर में। एंड लास्ट वन देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इस पे तो मोदी जी ने खुल के पैसा दिया है, जाओ 10 लाख करोड़ पहली बार भारत में अमृतकाल से यहाँ से बना, 10 लाख करोड़ पहली बार हुआ है ना ये, 10 लाख करोड़ का बजट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो ये 7 चीज़ है स्टूडेंट, जो कि इसी को बोलते हैं सब 367 प्रायोरिटी, यहाँ पे फोकस करेंगे, कंट्री यहीं से आगे जाएगा। हाँ, अमृतकाल के लिए जो मैंने कहा, अमृतकाल में क्या क्या फोकस करेंगे कि बच्चे लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली यूथ के लिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट करवाना, है ना। अब देखो यदि अपॉर्चुनिटी का हो तो मैं तो एडिटोरियल्स को भी जोड़ सकता हूँ कि यहाँ पे हम बाहर के कैंपस को बोल रहे हैं, स्टैनफोर्ड को बोल रहे थे कि हमारा आके कंट्री में खोल दो, याद है ना, याद है तुम लोग को, बिल्कुल वो भी हो सकता है। या फिर स्टेपेंड जो दिया आता है, स्कॉलरशिप दिया आता है, उसको और बढ़ा दिया जाए बच्चे लोग को, ठीक है, उसका ग्रोथ करना, जॉब क्रिएशन करना। देखो जॉब में हम पीछे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, जानते हो कि जॉब का किल्लत है भारत में, मगर कंट्री विशाल है, कंट्री जब ग्रोथ कर रहा होता है तो ऐसे ही कुछ होता है। एंड तीसरा देखो, माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, अब जो कि अच्छा है। देखो ना हमारा फॉरेक्स कितना बेजोर है, फॉरेक्स बहुत अच्छा है ना, कितना है फॉरेक्स हमारा, फॉरेक्स कितना है, हाँ 540 550 के आसपास बिलियन डॉलर, ठीक है ना। इंपोर्ट कवर भी बहुत तगड़ा है हमारा, लगभग हम 7 महीने तक कवर कर सकते हैं, पिछले बजट के हिसाब देखा जाए सेम ही रहेगा अभी भी। तो यस, हम मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, समझ में आ रहा है ना, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर यानी कि इन्फ्लेशन के टर्म्स में, जीडीपी के टर्म्स में, इंपोर्ट कवर के टर्म्स में, फॉरेक्स के टर्म्स में, एफडीआई के टर्म्स में, फॉरेन रेमिटेंसेस के टर्म में, सभी में हम बहुत आगे हैं। बात समझे, इस बार हमारा जो सेकेंडरी इनकम आया, सेकेंडरी इनकम मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस आया, वो भी $100 बिलियन आया है, उसमें भी बहुत आगे हैं। बात समझे, तो ये चीज सब चीज दिखाता है कि भारत सच में ही गति कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। और देखो ना एफडीआई, हमारा एफडीआई देखो, जब कोविड में सब मर रहा था तो कोविड में भी इंडिया में ही एफडीआई आ रहा था, और हम ये हमारा एनुअल कितना है अभी, 80 से 85 बिलियन डॉलर, समझे। तो ये सब चीज अच्छा है, ये सब विजन है हमारा अमृतकाल का। देखो यहाँ पे 10th नंबर, अब 10th नंबर बहुत खूबसूरती समझना होगा स्टूडेंट तुम लोग को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए बनाए जाएंगे। अब देखो याद करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हर समय नेहरू जी बोलते थे कि एग्रीकल्चर को हम प्राइम मूविंग फोर्स की तरह यूज नहीं करेंगे, याद करो, रिलेट करो उसको, क्या करेंगे, मशीन पे काम करेंगे, मशीन पे काम करेंगे। तो मशीन पे काम करेगा ठीक है, मगर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के। क्या होता है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये आपका ओपन सोर्स रहेगा, कोई भी यूज कर सकता है, तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी भी यूज कर सकता है इस पोर्टल को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी होता है ना, कोई भी किताब ले लिया वहाँ से, कोई भी किताब लेकर पढ़ लिया अपना आराम से, तो इस तरह ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए ओपन सोर्स, कोई भी यूज कर सकता है, स्टैंडर्ड होगा और इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड्स होगा, यानी कि इसमें बहुत सारा चीज होगा जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट, ये फार्मर सेंट्रिक इंक्लूसिव सोल्यूशन, यानी कि फार्मर को क्या क्या चीज का दिक्कत है, क्या उसको कुछ तुम्हारे इनपुट के लिए कोई दिक्कत हो रहा है, सीट के लिए दिक्कत होता है ना, कौन सा सीट लगा है कहाँ पे, तो इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। मार्केट नहीं मिल रहा है ठीक से, तो मार्केट कैसे मिले, बात समझे, क्रेडिट नहीं मिल रहा, मान लो कि उसको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है बैंक से, तो बैंक से कैसे पैसा मिले, तो वो सभी टोटल चीज वहाँ पे जानकारी रहेगा। इंश्योरेंस मान लो, अब जैसे प्रधानमंत्री जानते हो बीमा योजना जो था हमारा, कौन सा था, फसल बीमा योजना, वो मैसिव फेलियर हुआ कि नहीं हुआ, बट उसके बाद मान लो कोई दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर है जिसमें हमें फार्मर को जोड़ना, क्योंकि इंश्योरेंस जरूरी है फार्मर्स के लिए, है ना, कभी भी क्या भरोसा, ड्रॉट आए, फ्लड आए, खराब हो जाए, तो इंश्योरेंस का ज्ञान के लिए, क्रेडिट के ज्ञान के लिए, मार्केट डायनेमिक्स के लिए, है ना, इनपुट सीट्स के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा स्टूडेंट, समझे। तो ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है, ताकि हम एग्रीकल्चर को भी पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर सके और एग्रीकल्चर में हम क्या कर सके, अवेयरनेस ला सके, दैट इज, तो क्या बोलोगे इसको, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो सिमिलरली एक नई न्यू सब स्कीम होगा, यानी कि स्कीम के अंदर स्कीम, उसको बोलते हैं हम कौन सा स्कीम होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि 6000 करोड़ रुपया दिया जाएगा बहुत सारे छोटे छोटे एमएसएमई लोग को, समझे, फिशरमैन को, फिश वेंडर जो फिश बेचता है ना बाहर लेके, उन लोगों को पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने और इंप्रूव कर सके, वैल्यू चेन सिस्टम को और वो इंप्रूव कर सके। अच्छा है ना, अच्छा सोचे ना स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे लोग हम ठेला पे देख रहे हो ना, कई लोग माथे पे मछली बेच रहे होते हैं, तो ऐसे लोग को भी लोन मिल सके, क्रेडिट मिल सके, उसके लिए हम कितना कॉर्पस जमा कर रहे हैं, 6000 करोड़ का, ठीक है। फिशरमैन को हेल्प होगा, फिश वेंडर्स को हेल्प होंगे, एमएसएमई को भी हेल्प होगा, ताकि वो अपना वैल्यू चेन सिस्टम को और अच्छे से बढ़ा सके। वो वैल्यू चेन मतलब क्या है, कहीं सामान ला रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ पैसा आ गया तो कुछ और भी सामान ला सकता है वो, जैसे मान लो कि ठेला तो बहुत तरह का होता है, कुछ पैसा मिला तो अच्छा ठेला में बेचेंगे, बहुत पैसा होता है, मछली आया तो मछली के ऊपर प्रोसेसिंग की है तो और अच्छा मछली बिकेगा, समझे, वही इसी को बोला जाता है वैल्यू चेन एफिशिएंसीज। अब देखो 12th नंबर देखो, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट हमारा 20 लाख करोड़ का है, इंक्रीज टू, यानी कि हम 20 लाख करोड़ तक का एग्रीकल्चर क्रेडिट हम फार्मर्स को पहुंचाना चाहेंगे। अब देखो यहाँ पे ना बजट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था हमको भी, बट इस चीज को मैंने कोशिश किया है डिकोड करने का। यहाँ पे मैं देखो अब इस चीज को लेकर हमको बहुत कंफ्यूजन हुआ था कल, लिटरली मैं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज कर रहा हूँ चीज, क्योंकि बजट में दिखाया जा, फिगर दिखाऊंगा, बजट में 186 लाख करोड़ दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो मोर क्रेडिट एग्रीकल्चर फ्लो हुआ, बट यहाँ पे बोला जा रहा है 20 लाख करोड़,
तो कहाँ वो 186 लाख करोड़ और कहाँ ये 20 लाख करोड़। तो मैंने क्या निष्कर्ष निकाला इसका स्टूडेंट, ठीक है, मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसी चीज़ के लिए मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी चेक करने के लिए गया था कल, ठीक है। तो मेरा जो आइडियाज़ आया, मुझे जो और भी पढ़ के समझ में आया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री को टारगेट किया जाएगा और भी दूसरे फिशरमैन को टारगेट किया जाए, ताकि उन लोगों का जो फार्म इनपुट है वो आ सके। ये बस एक स्पेशल तबका है, फार्मर्स का स्पेशल तबका है जहाँ पे 20 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा, 20 लाख टारगेट किया जाएगा। बट डिस्पाइट ऑफ दैट एग्रीकल्चर फील्ड में और भी जाएगा पैसा, ये एक एग्रीकल्चर का स्पेशल सेक्टर पे जाएगा 20 लाख करोड़ का। बट टोटल एग्रीकल्चर में 186 लाख करोड़ है। बात समझे ना, बात समझ में आ रहा है ना। ये कंफ्यूजन कल हमको भी हुआ था क्योंकि बजट में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है और दो फिगर अलग अलग दिख रहा था, अभी दिख जाएगा तुम लोग को भी। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना है, 20 लाख करोड़ का है। दूसरा देखो 13 नंबर कि एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड होंगे, यानी कि एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जो फंड होगा। एसिलेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ाने के लिए। तो एक डेडिकेटेड तुम्हारा एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड होगा जो कि सेटअप किया जाएगा इसलिए कि जो एंटरप्रेनर है, एंटरप्रेनर समझते हो ना, जो स्टार्टअप करना चाहता है कोई, और जानते हो कि एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा स्टार्टअप हो सकता है वहाँ पे, शुरू में यदि इसको मदद नहीं करोगे तो कैसे ये स्टार्टअप आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया जा रहा है, एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड, जिससे जितने भी एग्री स्टार्टअप होगा उसको इंकरेजमेंट मिल सके और जो यंग एंटरप्रेनर्स है वो रूरल एरियाज में जाकर अच्छे से रिसर्च कर सके, अच्छे से उसके ऊपर काम कर सके। कोशिश यही है कि जो भी बेचारा फार्मर्स जो प्रॉब्लम झेलता है वो सब प्रॉब्लम का निवारण हो सके इस फंड से, और जो यूथ है जो IIT से IIM से पढ़ के एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आ रहा है उसको भी स्टार्टअप करने का पूरा मौका दिया जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स ला सकता है। जानते हो ना, हम कई बार हम बोल चुके हैं तुमको कि ये यदि हम वहाँ कांवड़ झील जाते हैं तो कांवड़ झील के बगल में एक यूथ कोई है बहुत बाहर से पढ़ के आया है, उसने पूरा सिस्टम को ही चेंज कर दिया। क्योंकि पहले का जानते हो किसान लोग वही दौड़ रहा है वही कर रहा है, ऐसा नहीं चलता है। एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट इनोवेशन, कितना सोइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट मैटर है, वो सभी चीज़ को देख के समझ गया ना। तो इसलिए एग्रीकल्चर एसिलेटेड फंड बनाए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर समझो, तो मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहा था मैं स्टूडेंट। देख रहे हो ना, फाइनेंशियल ईयर 2022, तो देखो 2022 में कितना 186 लाख करोड़ गया है, 23 में कहेंगे कि लगभग 200 लाख करोड़ जाएगा, तो वहाँ पे 20 लाख करोड़ है और यहाँ पे 200 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको मिलाया है ठीक से। या तो देखो, या तो हो सकता है कि गलत दिया हो, ग्राफ ही बजट का कई बार बजट गलत दे देता है, ग्राफ कभी गलत हो जाता है, ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पे है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि याद करो, उस फिगर को याद करो। इस फिगर कैसे याद करोगे कि कंसिस्टेंट तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट बढ़ा है, वैसे ऐसे याद कर लो उसको। और उसमें याद करो कि हो सकता है पूछ ले तुम लोग को, तो उसको याद करो कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है, 20 लाख करोड़ वो स्टेटमेंट करेक्ट है, फिगर में थोड़ा गड़बड़ है, बात समझे। और हाँ, ये वाला फिगर देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जानते हो कि भारत में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 320 मिलियन टन हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहा है, और इसमें ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है, राइस और व्हीट को जाता है, सही बात है ना। अब देखो हर कोई फूड ग्रेन्स पे बात करेगा स्टूडेंट, बट हॉर्टिकल्चर में कोई बात नहीं करना चाहता है। डू यू नो दिस थिंग कि हॉर्टिकल्चर फूड ग्रेन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कंट्री में। क्या होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब, बताओ जरा। वेरी गुड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि मेजर कंपोनेंट्स है, यही तुम्हारा हॉर्टिकल्चर है। और यदि हम वेजिटेबल्स का बात करें तो उसमें सबसे प्रीडोमिनेंट क्या है, पोटैटो सबसे आगे है, बात समझा, समझ ना, पोटैटो, उसका फिर टमाटर भी आएगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि हॉर्टिकल्चर भारत में फूड ग्रेन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और उसका यदि आंकड़ा लिखना चाहो तो लिख लो, उसका 340 मिलियन टन है, यानी कि 320 से कई गुना ज़्यादा है उसका, बात समझ में आ रहा है। और हमारा रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है, लगातार हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कितना टोटल हमारे पास 320 मिलियन टन फूड ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट। बताओ तो राइस इसमें कितना होगा, 120 मिलियन टन। व्हीट कितना होगा स्टूडेंट, हाँ 105 के आसपास। व्हीट घटा था, अभी क्यों घटा था, बहुत अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। देखो अभी 14 नंबर देखो, यहाँ पे समझ में आ गया तुम लोग को। अभी देखो अब हमें क्या करना है, तो ये सब समझ में आ गया कि हम क्या फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ा है, हॉर्टिकल्चर क्या बढ़ा है नहीं बढ़ा है, सब ज़्यादा क्रेडिट तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का हमारा एम्बिशन है, उसको ठीक से दिखा देना ना, सिटू इसको बता देना ठीक से। 14 नंबर देखो, अब ये देखो, यही हम उस समय बोले थे, लॉन्ग स्टेबल कटन। तुमको पता है कि भारत बहुत कटन उत्पाद करता है, हमारे कंट्री में बहुत उत्पाद होता है। बीटी कटन जी याद है ना, बीटी कटन, हाँ बीटी कटन याद है तुम्हारा, जो कि पिंक बुलवार्म अटैक ना हो इसलिए बीटी कटन यूज़ करते थे, है ना। ज़्यादातर हमारा जो एक ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अलाउ करते हैं, जैसे कॉटन में अलाउ करते हैं कमर्शियल, बाकी में भी नहीं करते हैं। अब यहाँ पे समझो स्टूडेंट कि हम कंट्री में इतना ज़्यादा उत्पाद करने के बावजूद भी कुछ कॉटन बाहर से मंगवाते हैं। तो ये एक हमारे लिए विडम्बना की बात है ना, दुख की बात है कि जब कंट्री इतना ह्यूज प्रोड्यूसर है कॉटन का, तो बाहर से मंगवाने की क्या आवश्यकता है हमें। मगर हम जो बाहर से मंगवाते हैं वो लॉन्ग स्टेबल कॉटन रहता है। क्या होता है शॉर्ट स्टेबल कॉटन और लॉन्ग स्टेबल कॉटन का मतलब, देखो लॉन्ग स्टेबल कॉटन जो बाहर से मंगवाते हैं उसका मतलब उसका जो फैब्रिक होता है, फाइबर होता है, वो लंबा होता है और वो सिल्की होता है। जैसे जो चादर जो ओढ़ते हो ना, बेडशीट बहुत खूबसूरत बनता है उससे, लॉन्ग स्टेबल कॉटन से, जो हमारे कंट्री में किल्लत है। हमारे कंट्री में जो ज़्यादा अवेलेबल है वो क्या है, तुम्हारा स्मॉल स्टेबल कॉटन है, हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, जबकि हम इतना खुद ह्यूज प्रोड्यूस करते हैं, अब हम पूरा कोशिश करें कि बाहर से मंगवाना बंद करें। तो जब बाहर से मंगवाना बंद करना चाहोगे तो उसके लिए तुमको इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा भारत में, वही करने का प्रयास। देखो तो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन का प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे भारत में, उसके लिए हम PPP मोड पे चलेंगे, दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार के साथ तुम्हारा प्राइवेट लोग भी आएंगे और इस तरह का इकोसिस्टम भारत में बनाएंगे, ताकि भारत जो अभी बाहर से जो इंपोर्ट करवा रहा है लॉन्ग स्टेबल कॉटन, उस पर कम कर सके। और कंट्री, क्योंकि कंट्री जाना जाता है कॉटन के लिए, बात समझो ना, यहाँ पे ब्लैक सोल है हमारे कंट्री में, हमारा पूरा ब्लैक लावा सोल भरा हुआ है, बात समझे। आगे देखो 15 नंबर, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम।
देखो बिल्कुल। अब ये क्या है, अभी हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जस्ट तुम लोग कोमल ने बताया, क्या बताया कोमल ने कि फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है, वेरी गुड। मगर इसमें ना डिजीजेस होने का चांस होता है ना। जानते हो कि यूरोपियन यूनियन कैसे हमारा फ्रूट्स को बोलता है कि मत लाओ यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें कुछ कुछ पेस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ बोलता है ना। तो आखिर हम प्रयास तो जरूर करेंगे ना कि हमारा जो चीज़ हो बहुत अच्छा हो। तो वही प्रयास करने के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हो, यानी कि अच्छा क्वालिटी का मटेरियल, अच्छा सीड वगैरह हो, ताकि अच्छा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ सके, यानी कि वेजिटेबल्स आ सके, फ्रूट्स आ सके। और इसके लिए हम कितना कॉर्पस जमा किए हैं, इसके लिए लगभग हम 2200 करोड़ का अलग से फंड बना के रखे हैं ताकि मदद कर सके हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी। बात समझ में आया? कोई पूछेगा तुम लोग से कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, तो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए है, समझे? उसमें ताकि तुम्हारा प्लांटिंग मटेरियल बेस्ट हो, क्वालिटी वाला हो। और यदि ये चीज़ हम कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हो सकता है कि हमारा सामान बाहर बढ़िया से बिक सके और ब्रांड कमा सके। अब देखो इस पे देखो, श्री अन्ना, बताओ इस बार के बजट में हमने मिलेट्स को श्री अन्ना का नाम दिया है। अन्ना भी नहीं, श्री अन्न। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो श्री अन्ना बोलेंगे, ऐसे हिंदी में बोलेंगे श्री अन्न कहेंगे इसको। मिलेट जानते हो ना, मिलेट बताओ क्या क्या होता है, जरा बताओ तो। रागी और भी होते हैं, बट 3 सबसे प्रीडोमिनेंट है। आप बताओ तो इसमें भी सबसे प्रीडोमिनेंट कौन सा है? बाजरा है, वेरी गुड, बाजरा है। बात समझे ना, ये 3 मिलेट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है भारत में, और उसमें बाजरा सबसे नंबर 1 में है। तो देखो वी यानी कि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है तुम्हारा मिलेट्स का वर्ल्ड में, ये श्री अन्ना का वही, ठीक है। अब भारत चाहता है इसके ऊपर ना, वो भारत चाहता है कि हब बने, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो हब बन ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो वही बोला कि नाउ टू मेक इंडिया ग्लोबल हब, हमें मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनना है। इसलिए स्टूडेंट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में, वो इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा, वहाँ पे रिसर्च होगा कैसे इसको ब्रांड बढ़ाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिलेट्स में बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यूज रहता है उसमें, है ना। राइस और व्हीट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा बेटर है मिलेट्स। और देखो ना, यही कारण है कि अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे प्रधानमंत्री, है ना, वाइस प्रेसिडेंट और जो स्पीकर है तुम्हारा लोकसभा के, और भी 1-2 मेंबर थे, सब बैठ के मिलेट्स खा रहे थे, खाना खा रहे थे मिलेट्स का प्रचार करने के लिए जानबूझ के, समझे, बैठ के खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या चीज़ का भोजन हो रहा है, तो मिलेट्स का भोजन हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, इसको बोलते हैं टीम, क्योंकि प्रधानमंत्री को हर कोई फॉलो करता है। तो कोई पूछेगा ना क्या खा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मिलेट्स खा रहे हैं, श्री अन्ना खा रहे हैं, तो हमको भी खाना है श्री अन्ना। मोदी जी का फॉलोअर है ना जी, हर कोई सुनेगा। तो ये सही तरीका है ब्रांड करने का भी, ठीक है, जो कि बजट में तो किया ही है, बट उन्होंने फिजिकली भी किया। देखो जो चीज़ पढ़ाए स्टूडेंट, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया, बढ़िया समझ लेना। इसी तरह डॉक्यूमेंट आया है उसमें, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव के लिए क्या किया गया, ठीक है ना। तो पहले इधर चलते हैं, एग्रीकल्चर एसोसिएटेड फंड बनाया गया स्टार्टअप के लिए, बताया ना, स्टार्टअप के लिए बनाया गया। दूसरा देखो 20 लाख करोड़ तुम्हारा एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट किया जाएगा, वही एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर को बोले थे ना। तो उस हिसाब से वो आंकड़ा भी गलत नहीं था, ग्राफ में कहेंगे टोटल एग्रीकल्चर के ऊपर गया है। मैं इसमें देखो जो 20 लाख करोड़ है वो कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री पे टारगेट कर रहे हैं, डेयरी सेक्टर पे कर रहे हैं और फिशरी सेक्टर पे कर रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, इसमें देखो सेटिंग ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज फैसिलिटी। अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में, बट समझ लो कि देखो अब हमारे खेत से जो फसल निकलता है बहुत खराब हो जाता है ना, मार्केट नहीं पहुंच पाता है, कोई कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है हमारे पास जहाँ पे वो सामान को हम जमा करके रख सके, क्योंकि पेरिसेबल होता है वेजिटेबल सब, वो सड़ जाता है, गल जाता है, बर्बाद हो जाता है। स्थिति तो इतना खराब भी होता है कि टमाटर सब पूरा सड़क पर फेंका रहता है। ताकि ऐसा स्थिति ना हो, इसके लिए हम क्या करें, स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाने का बात कर रहे हैं, ताकि बेचारा फार्मर्स का रिम्यूनरेशन जो इनकम है वो बढ़ सके, समझे। उसके बाद देखो श्री अन्ना को बात किया गया कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाएंगे मिलेट्स के लिए श्री अन्ना। उसके लिए देखो हैदराबाद का जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट अभी बताएं जस्ट लॉन्च किया जाएगा, ताकि प्लांटिंग मटेरियल या जो वैरायटी है बेस्ट हॉर्टिकल्चर का वो प्रोवाइड हो सके फार्मर्स को, है ना। और उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि फार्मर्स को सोल्यूशन मिल सके। तो वही चीज़ इस फॉर्म में दिखाया गया है बजट का, बिल्कुल बजट में यही दिया गया है, वहाँ से पॉइंट लेके तुमको बताएंगे। आगे देखो 17 नंबर देखो स्टूडेंट, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड। अब देखो पीएसी, पहले पीएसी समझना होगा, क्या होता है पीएसी। पीएसी मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है बताओ जरा। इसका मतलब है कि 10 आदमी या 10 से अधिक आदमी एक साथ आ रहे हैं, गांव के आदमी, ठीक है ना, ये रूरल एरियाज के लिए यूज किया जाता है। गांव का आदमी 10 या 10 से अधिक आदमी एक साथ आ रहे हैं और एक कोऑपरेटिव बना रहा है, और ये क्या करेगा, ये आदमी लोग एक दूसरे को पैसा देके अपने बिजनेस को सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे कोऑपरेटिव क्या कहते हैं, PACS कहते हैं, यानी कि पब्लिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, समझ गए ना। और ये बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है 2016 का, उसी एक्ट से ये लोग रजिस्टर करवाते हैं। ये आरबीआई के अंदर नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता है। और ये भी एक छोटा सा बैंक के रूप में काम करने का प्रयास करता है, और इसको भी भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि ये लोग भी सशक्त हो सके, समझ गए ना स्टूडेंट। तो इसलिए देखो जितने भी हमारे कंट्री में लगभग 63,000 2018-19 का आंकड़ा के हिसाब देखोगे तो लगभग हमारे पास ऐसे एक लाख समथिंग कुछ था, वो छोड़ दो। मैं यहाँ पे देखो कितना कि 63,000 पीएसी को कंप्यूटराइज किया जाएगा। कंप्यूटराइज करने की जरूरत क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा ये लोग का, कि कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना पैसा है इसके पास, यदि कम है तो अलग से फंड दिया जाएगा इसको, समझ गए ना। तो पीएसी को यानी कि पब्लिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंप्यूटराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए देखो इन्वेस्टमेंट भारत सरकार का लगभग 2500 करोड़ का है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। अब स्टेट से कंसल्ट किया जाएगा,
बाय लॉस बनाए जाए, क्योंकि यहाँ पे धांधलीबाजी ना हो, तो इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे, पीएससी के लिए फॉर्मुलेट किया जाएगा, ताकि अब जो पीएससी है वो और ज्यादा अच्छे से काम कर सके और मल्टीपर्पज काम कर सके। अभी तो सिंपल है कि एक दूसरे को मदद करना, हो सकता है फ्यूचर में और भी ज्यादा सर्विस इसमें इंक्लूड हो जाए, अच्छी बात है ना। जितना ऐसे लोग को हम देखो, अब जैसे कि उस फिगर में बताया गया था सप्तऋषि में कि रीचिंग द माइल, कैसे रीचिंग द माइल होगा, इसी तरह होगा जी, जब हम इसको सशक्त करेंगे, समझ गए ना। तो मल्टीपर्पज पीएससी को बनाया जाएगा, और इसके लिए देखो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस होंगे। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस का मतलब क्या होता है तुम्हारा, कि टोटल जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी इंफॉर्मेशन है सब वहां पे रहेगा, और इससे आसानी होगा मॉनिटर करने में। तो देखो ए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर कंट्री वाइड मैपिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हो ना, स्थिति बहुत खराब है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का, स्पेशली अर्बन का, जानते हो ना। अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थिति इतना खराब है विद्यार्थी कि जानते हो आरबीआई को आना पड़ा, आरबीआई को अपने अंदर रेगुलेट करना पड़ा अर्बन को। रूरल तो अभी भी तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलता है। 2021 का प्रीलिम्स क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। कोऑपरेटिव देखो, कोऑपरेटिव जो बैंक्स है वही बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक भी कहो। कोऑपरेटिव जो बैंक है वो दो तरह का हो सकता है, या दो से भी अधिक होता है एक्चुअली। अभी दो तरह समझो, एक अर्बन हो गया, एक रूरल हो गया। अर्बन मतलब जो हमारा ये क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है, वो पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही रेगुलेशन में आता था। मैं उसमें इतना धांधलीबाजी हुआ, फोन करके स्टेट बोल देगा पैसा इसको दो, पैसा उसको दो, इसके वजह से स्थिति खराब हो गया, उसका जो हेल्थ है खराब हो गया। इसलिए क्या किया, आरबीआई ने बोला कि हम डायरेक्ट रेगुलेशन रखेंगे। तो रूरल कोऑपरेटिव अभी भी स्टेट के अंदर है, बट अर्बन कोऑपरेटिव क्या है तुम्हारा, आरबीआई के अंदर आ गया रेगुलेशंस। अब यहाँ पे समझो कि जो नेशनल डेटाबेस बनेगा कोऑपरेटिव्स का, वो इतना अच्छा होगा कि इससे हमारा पूरा कंट्री का कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पता चल जाएगा, टोटल एवरीथिंग पीएससी से रिलेटेड, और भी बहुत सारा कोऑपरेटिव होता है ना, सबके बारे में पता चल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड। और यदि हमें पता चलता है तो सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा मॉनिटर करना, सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा रेगुलेट करना, सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा कहाँ पे कितना हमको जरूरत है पैसा का, इसका लाभ होगा। उसका देखो स्टूडेंट, द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट प्लान टू सेट अप मैसिव डिसेंट्रलाइज, वही अभी जस्ट बोले थे ना ऊपर कि स्टोरेज कैपेसिटी हर गांव में, हर रूरल एरियाज में स्टोरेज कैपेसिटी हो, ताकि किसान जो हार्वेस्ट करके अपना सामान लाया है वो वहाँ पे रख सके, स्टोर कर सके। अदरवाइज किसान का सामान क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो उसी के लिए देखो सरकार क्या बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी होगा स्टूडेंट, ताकि फार्मर्स अपना सामान को वहाँ पे स्टोर कर सके, और जो रिम्यूनिटी जो प्राइस मिलना चाहिए, ड्यू प्राइस में वो उसको मिल सके, अदरवाइज वो बर्बाद हो जाता नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोले कि बहुत तरह का मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी सरकार, इस चीज को देखते हुए प्राइमरी फिशरी सोसाइटी भी बनाएगी, साथ साथ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाएगी, यानी कि ये सब सोसाइटी मदद करेगा डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करने में। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। और ये भारत सरकार ने बोला है ये चीज कि आने वाले 5 साल में वो हर पंचायत को, वो हर विलेज को जो अनकवर्ड है, अभी तक कवर नहीं किया गया है इस चीज को लेकर, तो उसको हम कवर करेंगे आने वाले 5 साल में। तो बहुत ही एम्बिशियस भारत सरकार का ये सोच है। क्या करना है हमें, इसमें जितनी पंचायत है जहां पे इस तरह का व्यवस्था नहीं पहुंच पाया स्टोरेज फैसिलिटी का, समझे, ऐसे बहुत सारे विलेज होंगे, वहाँ पे हमें पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएंगे हम लोग, बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करके, चाहे वो फिशरी का हो, चाहे वो तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो हमारा हस्बेंड्री से हो, एंड सो ऑन। बात समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड योर डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसको फिगर में समझते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखो कि अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर के प्रति कितना पैसा गया है। तुम लोग बोर हो रहा है क्या, थक गया क्या तुम लोग, थक गए हो क्या तुम लोग। देखो यहाँ पे थकना ही नहीं है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बजट एस्टिमेट क्या किया जा रहा है कि इस बार एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को लगभग 3.2% तुम्हारा दिया जा रहा है, यानी कि टोटल जो बजट खर्च किया जा रहा है, टोटल बजट कितना खर्च किया जा रहा है, 45 लाख करोड़, उसमें से 3.2% इसको मिल रहा है, समझे ना, समझ गए ना, वही। और जबकि 23 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि इससे पहले कितना मिला था, 3.25 मिला था, विच इज क्वाइट सेम। बट फाइनेंशियल ईयर 2020 में देखो, 2020 में ज़्यादा था, कितना था, 4.2% था, क्योंकि उस समय जानते हो ना, कोविड के टाइम में एक एग्रीकल्चर ही था जो आगे सबको ले गया है, बाकी सब सेक्टर मरा गया था उस समय, जानते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो यही देखो फिगर दिखाएगा कि 3.2 है, कैसे घटा है, देखो फाइनेंशियल ईयर देखो 4 था, 4 से घट के अभी 3.2 हो गया, पिछले बार भी लगभग 3.2 ही था, यानी कि 3.25 मतलब 3.2 ही था, तो मेंटेन है, ठीक है, वही चीज़ बताया गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो एमजी नरेगा फंड, जैसे कि मैंने कहा तुम लोग को एमजी नरेगा फंड, आप देखो एमजी नरेगा फंड में देखो, याद करो फिर से, रेवेन्यू डिफिसिट 4.1 से 2.9 हो गया था। तो 4.1 से 2.9 जब हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई सोशल सेक्टर स्कीम होगा जहाँ पे घटाया गया होगा, उसमें एक एमजी नरेगा आता है। देखो कहाँ, देखो इससे पहले 2023 में 2.1% दिया गया था अलॉटमेंट, अभी देखो ना घट के तुम्हारा कितना हो गया, 1.3% हो गया, समझ में आ गया ना, कम हुआ है, समझे, कुछ भी समझ में आ रहा है, वहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। फंड देखो, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि रूरल डेवलपमेंट के लिए देखो, रूरल डेवलपमेंट में क्या हुआ तुम्हारा कि पहले 5.8% तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में था, वो भी घटा है तुम्हारा 5.3 है, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा बजट का, बात समझे, यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा। देखो वही 5.8 से हम 5.3 की तरफ गए, किसके लिए हो रहा है ये, तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, जिसके लिए नाबार्ड बना हुआ है, समझ गए ना, तो वहाँ पे एलोकेशन कम हुआ है हमारे टोटल बजट का। आगे देखो, और भी देखो स्टूडेंट, इसमें क्या क्या है, लगभग 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, और ये जो कॉलेज होगा 156 मेडिकल कॉलेज के साथ होगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। ये आखिर हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा, हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नर्सेस का कमी है भारत में, बात समझे, तो नर्सेस को बढ़ावा देने के लिए, देखो नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सेस, तो नर्सेस का आबादी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इतना 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोला जाएगा, और 157 जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर ही खोला जाएगा, कहने का मतलब ये कोलैबोरेशन में। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया, बताओ तो तुम लोग क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, आलोक, व्हाट इज द सिकल सेल एनीमिया,
क्या होता है? वेरी गुड, जेनेटिक डिजीज होता है। कोमल, एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट द सिकल सेल एनीमिया? बहुत अच्छा, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। वेरी गुड। मदर से फादर से यदि गड़बड़ आ गया तो हमारा जो आरबीसी है उसमें सिकल सेल होता है, इस तरह जो चांद का बनता है ना, इस तरह आकार, उस तरह आकार बन जाता है। हाँ, ब्रेक डाउन हो जाता है। वेरी गुड, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो आरबीसी के पास जो पावर है ऑक्सीजन को कैरी करने का, वो कैरी कैपेसिटी घट जाता है। और ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं प्रॉब्लम। ट्राइबल लोग में ये प्रॉब्लम होता है सिकल सेल एनीमिया का। बात समझे? उसको घटाना है, समझे? हाँ हाँ, ट्राइबल पीपल एक्सपोजर नहीं है उन लोग का। जितना आदमी एक्सपोजर होता है ना उतना बीमारी कम होता है। बात समझे? ट्राइबल लोग आइसोलेटेड रहता है, तो दूसरे आदमी को भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हाँ बॉडी इम्यून नहीं होता, अब उसको कॉमन कोल्ड हो जाए तो उसी में मर जाएगा बाद में लोग, ट्राइबल लोग, क्योंकि वो एक जगह बैठा हुआ। अभी देखो ना, अभी बाहर जब हम मार्केट में है तो कितना डिजीज हम प्रोन है। जैसे तुम बोलता था ना कि नाली पे बैठा हुआ आदमी उसको बीमारी नहीं होता, क्यों प्रोन हो गया वो? तो ट्राइबल के हिसाब से तो हम लोग भी नाली के आसपास बैठे हुए हैं, ट्राइबल तो और सुरक्षित है ना, इसलिए प्रोन है डिजीज। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ स्टूडेंट कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है केवल ट्राइबल को ही होता है, हम लोग जैसे आदमी को भी हो सकता है, मगर जो भारत सरकार जो टारगेट कर रही है वो ट्राइबल एरियाज में कर रही है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एक मिशन है जिसके अंतर्गत हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है। इसके लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग चलेगा, 7 करोड़ पीपल का स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, और कितने 0 से लेकर 40 साल एज वाले लोग सब। और कहाँ पे होगा? ये सब अफेक्टेड ट्राइबल एरियाज में होगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ट्राइबल एरिया समझती हो क्या होता है ट्राइबल एरियाज? हाँ, जंगल वाले लोग सब हैं जो कि आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। पीबीटीजीज भी आ जाएंगे इसमें। देखो अब देखो, तुम लोग याद है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, 100+ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? जो आकांक्षित जिले हैं, हिंदी वर्ड करेंगे तो आकांक्षित जिले। अब उसमें क्या है कि वो लोग चाहता है कि कुछ करे बट उसको मिल नहीं रहा है, उसके लिए सरकार देगी ना उसको कुछ ना कुछ। तो सिमिलरली इस बार देखो भारत सरकार क्या बोलती है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और ऐसे 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को चुना गया है। किस लिए चुना गया है? ताकि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड हो सके, यहाँ पे बेचारे लोग को हेल्थ मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, एजुकेशन मिल सके, एग्रीकल्चर मिल सके। तो इस चीज़ के लिए भारत सरकार ने 500 ब्लॉक को चिन्हित किया है और यहाँ पे विकास होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसी को तो बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बात समझे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है स्टूडेंट। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखो इसमें कंपेयर किया गया है फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 23 तक। ठीक है, 23 तक, अभी 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी आया नहीं है वो, बट इससे हमको एक अनुमान मिल जाएगा कि हो क्या रहा है। देखो फाइनेंशियल ईयर 19 में हेल्थ के ऊपर ओनली 1.4% जीडीपी का खर्च किया जा रहा था, याद करो सभी चीज़ को। और थैंक्स टू कोविड-19 कि अचानक 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.1% हो गया, बहुत बड़ा रकम होता है। बात समझे? यानी कि 1.4 जो % ऑफ जीडीपी का जो खर्च होता था हेल्थ पे, वो जंप होकर 2.1 हो गया। अच्छी बात है ना ये? बट यू सी द आयरनी ऑफ एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन में देखो 2019 में भी, फाइनेंशियल ईयर 19 में भी 2.8% ही था तुम्हारे जीडीपी का, और अभी भी लगभग वही है, 2.9 ही है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो जा रहा है फिर सरकार का कि चलो हेल्थ तो हुआ तो वो अपने हिसाब से ले लिया कोविड की वजह से। व्हाट अबाउट द एजुकेशन? एजुकेशन में आपने नहीं दिया तो भारत सरकार का कुछ पॉइंट पे ना, देखो क्या करेगी सरकार, पैसा भी तो कमी है, उस हिसाब से करेगी। तो एक तो हुआ एमजी नरेगा को लेकर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को लेकर हुआ है, रेवेन्यू डिफिसिट कम हुआ है। तो रेवेन्यू डिफिसिट कम हुआ तो खुशी का बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे पास हो गया और हम बहुत खर्च करेंगे, मुझे वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। बस साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स थे जिस स्कीम बहुत जरूरी था जनता के लिए, लोगों के लिए, जैसे एमजी नरेगा सब, जो कि जानते हो कोविड के टाइम में सबसे बड़ा रामबाण के रूप में काम हुआ है एमजी नरेगा। नहीं तो लोग बताओ महाराष्ट्र तेलंगाना छोड़ के आ रहा है बिहार में, तो बिहार में कैसे ऑब्जर्व होगा वो चीज़? एमजी नरेगा सही ऑब्जर्व हुआ था, बट उस पर आपने रकम कम कर दिया, तो इसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। और एक देखो एजुकेशन का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हो, समझ गए? तो आगे देखो स्टूडेंट, ये अब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बना है विद्यार्थी के लिए। देखो कितना अच्छा बात है, विद्यार्थी बुक का अभाव है, बताओ इतना भारत सरकार कर रही है फिर भी स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। तो ये देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से क्वालिटी बुक्स को प्राप्त कर सके किसी भी अलग ज्योग्राफी मतलब अलग अलग जगह में। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, अलग अलग जीनर्स में होगा। जीनर्स का मतलब क्या होता है? वही आर्ट, अलग अलग आर्ट हुआ, अलग अलग लिटरेचर हुआ, उसको मतलब जीनर्स होता है। एट द सेम टाइम डिवाइस एग्नोस्टिक एक्सेसिबिलिटी भी होगा। क्या होता है डिवाइस एग्नोस्टिक एक्सेसिबिलिटी? मतलब ऐसा कंप्यूटिंग सिस्टम जो कि बाकी चीज़ में भी एडप्ट कर सके। और ये चीज़ आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कि एक चीज़ है जो कि हर जगह स्टैब्लिश हो सके, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, जो कि मल्टीपल चीज़ को सर्व कर सके। जैसे तुम्हारा भी बहुत कंप्यूटर में होता होगा ना कि एक चीज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक डिवाइस एग्नोस्टिक एक्सेसिबिलिटी। तो ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो बन रहा है स्टूडेंट, ये विद्यार्थी बच्चे लोग के लिए बन रहा है, एडोलेसेंट के लिए बन रहा है, ताकि वो क्वालिटी बुक्स उसको मिल सके अलग अलग जगह पे, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग आर्ट फॉर्म में, अलग अलग लेवल्स में। और कंप्यूटिंग सिस्टम भी तुम्हारा ऐसे यानी कहीं से भी वो उठा के वो पढ़ सकता है उस चीज़ को। तो इज अ वेरी गुड, सरकार इतना मेहनत कर रहा है डिजिटल लिटरेसी के लिए भी। अब देखो प्रधानमंत्री पीबीटीजीज डेवलपमेंट मिशन, क्या होता है पीबीटीजीज? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स। कितना है भारत में बताओ तो पीबीटीजीज भारत में संख्या कितना है? भारत में लगभग 75 पीबीटीजीज है। और उसमें जानते हो कि अंडमान निकोबार में पूरा पीबीटीजीज ही भरा हुआ है। सोमपियंस हो गया है ना, अंडमानीज हो गए, निकोबारीज हो गया, सब तो पीबीटीजीज ही है। बात समझ? अब देखो कितना अच्छी बात है कि भारत सरकार पीबीटीजीज के, पीबीटीजी मतलब जो कि ट्राइबल में भी वल्नरेबल है, ये है। एक तो ट्राइबल खुद ही वल्नरेबल है और उसमें भी वल्नरेबल जो है उसको बोलते हैं पीबीटीजीज। बात समझ में आ रहा है ना?
तो प्रधानमंत्री पीपीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है उसमें कोशिश यही किया जा रहा है स्टूडेंट कि जो बेचारे ये लोग जो फैमिली वाले लोग हैं, जो यहाँ जो लोग रहते हैं, हैबिटेशन है, उसको ठीक से हाउसिंग का व्यवस्था मिल सके, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, सैनिटेशन मिल सके, ये लोग पढ़ाई कर सके, हेल्थ ठीक कर सके, न्यूट्रिशन ठीक कर सके, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, मोबाइल फोन हो, ये भी इंपावर्ड करें। काय पीछे रहेगा ये लोगों को भी बढ़ाना है। देखो ना, जब तुम्हारा प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री ही तुम्हारा ट्राइबल ग्रुप से है तो बाबू दिखेगा ना ये चीज़ तुमको, हाँ दिखेगा ये चीज़। देखो वहाँ पे इसके लिए 15,000 करोड़ का पैसा है ना कॉर्पस बनाया, अलग से रखा गया फंड, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में खर्च हो गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। समझ गए, यानी कि ट्राइबल्स के लिए, पीपीटीजीज के लिए। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, देखो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट डिफरेंट हो जाता है दूसरे से। कैसे? इसको बोलते हैं भारत श्री। भारत श्री प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी 1 लाख हमारा एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है, चाणक्य का लिखा हुआ बहुत सारा चीज होगा ना विद्यार्थी हमारे, है ना, अर्थशास्त्र लिखा होगा ना, बहुत सारा ऐसा होगा, उस सबको डिजिटल करेगा। अच्छी बात है, क्योंकि भारत तो मतलब भारत तो रिच है ना, इंडिया तो इंस्क्रिप्शन रिच है बाबू, वेद है ना, हमारे पास वेद है, वेदांता है, क्या नहीं है किताब। तो ऐसे बताओ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को क्या करेगा? डिजिटलाइज करेगा। उसी के लिए प्रोग्राम है ये भारत श्री, यानी कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। समझ गए? इसके लिए किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। अब उतना ही नहीं, लगभग 5,500 करोड़, प्रिसाइजली कहूँ तो 5,300 करोड़ रुपया तुम्हारा अपर भाद्रा प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। क्या है अपर भाद्रा प्रोजेक्ट? कहाँ पे बताओ तो, भाद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका में तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, समझे ना। उसके लिए लगभग 5,500 करोड़ का पैसा दिया जा रहा है ताकि वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन हो सके, ठीक है, सरफेस टैंक्स बन सके ड्रिंकिंग वाटर के लिए। क्योंकि देखो बैंगलोर में पानी का किल्लत है, तो सेंट्रल बैंगलोर को चाहे ड्रिंकिंग वाटर से मिल सके उन लोग को, टैंक्स जानते हो ना, जहाँ पानी स्टोर करके रखा जाता है, वो व्यवस्था बन सके। इसलिए भारत सरकार क्या बोली है कि लगभग 5,500 करोड़ का हम क्या करेंगे, अपर भाद्रा प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व कर रहे हैं। वेरी गुड, समझ गए ना। अब देखो ये चीज़ देखो तुम कि एमजी नरेगा का, जैसे हम लोग बार बार बात करें कि एमजी नरेगा का एलोकेशन घटा कैसे है, तो यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, 2021 और 22 में देख लो, 2021 और 22 में हम लोग लगभग 98,000 करोड़ दिए थे, ठीक है, 98,000 करोड़ दिए थे। अब उसके बाद देखो 23 और 24 में, सॉरी 22 और 23 में कितना हुआ, यानी कि रिवाइज एस्टीमेट है वो करके तुम्हारा 89 हुआ, घटा है ना। और एक ही अब क्या बोले कि अब 89 से घटा के हम 60,000 करोड़ कर देंगे, तो बहुत मैसिव तुम्हारा रिडक्शन है ये। बात समझ में आ रहा है ना। 22 और 23 में कितना दिया, लगभग 90,000 करोड़ दिए हम, समझ रहे हो। देखो वही बजट है, एक्चुअल है, तो हम वो बता रहे तुम्हारे बजट इतना हो गया, एक्चुअल पे बात करेंगे हम लोग, तो 89 दिया गया है। अभी देखो अभी बजट में कितना दिया है, 60 दिया है, वो देखेंगे लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, देखेंगे उसमें। मगर हम इस तरह रिडक्शन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, एमजी नरेगा का बहुत बड़ा रिडक्शन है ये, ठीक है ना। आगे देखो, और ये मैं जो भी आप बताने वाला हूँ ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आसान नहीं समझना। कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट आउटले कितना है इस बार हमारा, 10 लाख करोड़ का है, 10 लाख करोड़ का, पिछले साल कंपेरिजन में 33% ज़्यादा है। और टोटल जीडीपी के हिसाब से करें तो 3.3% जीडीपी का है। और उतना ही नहीं, हम स्टेट्स को भी दे रहे हैं ना कैपिटल करने के लिए 10 लाख करोड़, और स्टेट को 3 से लेकर 4 लाख करोड़ दे रहे हैं ना स्टूडेंट, तो 10 लाख करोड़ सेंटर का, और स्टेट को जो आप दे रहे हो 3 से लेकर 4 लाख करोड़, दोनों को जोड़कर 14 लाख करोड़ हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ोगे तब जाकर वो 4.5% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। यानी कि सेंटर का 10 लाख करोड़ जोड़ेंगे तो 3.3% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। बट सेंटर तुम्हारा राज्य सरकार को भी दे रही है कैपिटल क्रिएट करने के लिए, उस चीज को भी जोड़ दोगे, यानी कि 10 + 3 + 4 मतलब 3-4 करो, ये 4 ही कर लो, चलो 10 + 4 कर लोगे 14 होगा। 14 लाख करोड़ जीडीपी का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4.5% हो जाएगा। समझ गए, वहां पर लिखा गया वही 13.7 लाख करोड़, ठीक है, वही चीज लिखा गया। देखो वो एक्जैक्टली जो बोले वही बोला गया है। देखो वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग इंक्रीज स्टेबली फॉर द 3rd ईयर, लगातार बढ़ा है कंटिन्यूअसली तुम्हारे, और इस बार 33% से बढ़ा है पिछले साल कंपेयर में, दैट्स 10 लाख करोड़। वहां पे देखो ये तुम्हारा जीडीपी का 3.3% हो जाएगा, वहां पे ध्यान दो नोट्स में, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम ज्यादा है, जो 2019 और 20 में दिए थे उससे 3 टाइम ज्यादा है अभी का तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यदि जो चीज स्टेट को मिल रहा है ग्रैंड इन एड से, जो स्टेट्स को मिल रहा है उसका भी यदि हम पूरा कर दे तो टोटल कितना है, 10 + 3.7 यानी कि 13.7, और जीडीपी का वो 4.5% हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो उतना ही नहीं, इस बार रेलवे को भी बहुत मोटा रकम मिला है, रेलवे को भी 2.4 लाख करोड़ मिला है, ताकि अच्छी बात है ना, जबकि ये 9 टाइम्स ज्यादा है 2013 और 14 कंपेरिजन में। देख रहे हो पैसा मोदी जी कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ सेक्टर में दे रहे हैं, रेलवे को इतना मिला है। बट रेलवे में क्या पनौती है सबसे बड़ा, कि ऑपरेटिंग रेशियो बहुत कम है उसका, यानी कि हम 98 रुपीज़ खर्च करते हैं रेलवे में तो 100 रुपया आता है, ये स्थिति है। तो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं जनरेट कर पाता है, क्योंकि जानते हो ना कि बुगी में बैठ के जाएगा, जनरल में जाएगा लोग से बैठ के वहाँ पे। अब यदि मॉडर्नाइज कर दे, प्राइवेटाइज कर दे तो आदमी पैसा बहुत देगा, तो फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवे का बहुत कम है, इतना पैसा देने के बावजूद भी रेलवे वाइबल नहीं है, फाइनेंशियल वाइबल नहीं है। बात समझे ना। 50 साल का फ्री लोन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स को, देखो 50 साल का फ्री लोन है, यानी कि 50 साल तक आपको लोन देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करना है मूलधन को, बट इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया है, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। और इस बार देखो पिछले साल 1 लाख करोड़ था ये रकम, और इस बार 1.3 लाख करोड़ कर दिया गया है। तो देखो इसमें भी भारत सरकार का वो दृष्टि दिखता है कि 0.3 लाख करोड़ बढ़ाया गया है, यानी कि टोटल कितना है, 1.3 लाख करोड़ भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया है ताकि कैपिटल एसेट क्रिएट कर सके। और ये क्या है, इंटरेस्ट लोन है ये, बट इंटरेस्ट फ्री लोन है। वो ग्रांट्स अलग है, ग्रांट्स 3.7 दिया है, ये अलग से लोन दे रहा है। बात समझ गए ना। वही चीज बताया गया, आप देखो इसी फिगर को बताया गया यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा है। देखो वही 4 इंटू किया है ना, यानी कहाँ फाइनेंशियल ईयर आपका 16 में 2.5 था, उसको 4 इंटू करो तो देखो 10 पे आ गए हम अचानक।
ठीक है ना। और 7.3 से 7.3 से 10 करोगे तो वही अभी बोला नहीं 33% का बढ़ोतरी हुआ है, उस तरह बढ़ोतरी हुआ है। आगे देख लो स्टूडेंट, ये भी तुम्हारा देखो कहाँ रेलवे को देखो, रेलवे को कितना बूस्ट मिला है, कहाँ तुम्हारा 2.1 था बढ़ा के तुम्हारा 5.4% जीडीपी का कर दिया उसको, विच इज वेरी गुड। अब देखो जीडीपी का नहीं, सुनो 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 यहाँ पे सुनो, यहाँ पे समझो, 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 10 लाख करोड़ में 5.4% दिया गया रेलवे को, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आखिर यही सब पे ना होगा, हाईवे पे होगा, रेलवे पे होगा, इधर होगा, उधर होगा, बहुत सारी जगह पे होगा। तो 10 लाख करोड़ का 5.4% है ये जो रेलवे को मिला है। बात समझे ना, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि रेलवे को फायदा हो, एयरपोर्ट को फायदा हो, है ना, हाईवे को फायदा हो। तो कितना दे रहे हैं हम लोग, समझ लो यहाँ पे 5% ऑफ द टोटल बजट। देखो वहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देखो लिखा गया स्टूडेंट कि रेलवे शेयर इन द ओवरऑल बजट। देखो ओवरऑल बजट देखोगे, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं करेक्ट करता हूँ अपने आपको, फिर से रुक जाओ थोड़ा। 5.4% टोटल बजट का है, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट वो जो टोटल बजट जो भी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही चीज़ है। बात समझे, टोटल बजट कितना है 45 लाख करोड़, सिंपल अब समझो, टोटल बजट 45 लाख करोड़ का है। 45 लाख करोड़ के हिसाब से देखोगे तो 5.4% है रेलवे पे, मगर जो 45 लाख करोड़ में जो 10 लाख करोड़ है, वो 10 लाख करोड़ से ही वो पैसा जाएगा रेलवे में। कहने का मतलब ये है, बात समझे, कोई दिक्कत है समझने में। 5.4% कैसे आया, जो 45 लाख करोड़ है उसके हिसाब से, मगर ये पैसा यहाँ पे गया कहाँ, कैसे गया पैसा, वो पैसा गया तुम्हारा जो 10 लाख करोड़ है, 45 में 10 लाख करोड़ है ना, उसका पैसा जा रहा है वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए बोलने में थोड़ा गड़बड़ा गया वहाँ पे देखो। तो इसलिए 5.4% टोटल बजट, जो कि बहुत अच्छा है फाइनेंशियल ईयर 2023 से, समझ गए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 18 में मात्र 2.1% टोटल बजट का था, समझ गए, टोटल बजट का, यानी कि अभी के हिसाब से 45 लाख करोड़। अब यहाँ पे देखो ये फिगर सब है, वही चीज़ बताए हैं। देखो ये फिगर लगातार फिगर देखो, फर्स्ट फिगर देखो कि लगातार हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करेंगे, देखो 30.7 हुआ कि नहीं हुआ। इफेक्टिव मतलब केंद्र सरकार 10 लाख करोड़ खर्च कर रही है और राज्य सरकार को दे रही है 3.7, दोनों को जोड़ो 13.7 हो गया। ठीक है, तो लगातार बढ़ा। इससे पहले 10.5 था, 10.5 में कैसे आया, 7.3 प्लस 3.3, देख रहे हो ना, तो वो 10.5 था, वो बढ़ के तुम्हारा 13.7। ये इफेक्टिव है बाबू, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंटर जो खर्च करी, इफेक्टिव मतलब जो सेंटर ग्रांट्स भी दी थी उस स्टेट्स को, दोनों जोड़ के होता है। तो ये लगातार बढ़ा है। दूसरा देखो यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो अब 10 लाख करोड़ हुआ तुम्हारा सेंटर का, दोनों का इफेक्टिव कर देगा लगभग 14 लाख करोड़। अब देखो ये 10 लाख करोड़ में भारत सरकार कुछ रोड को भी देगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देगी, तो उसमें देखो कितना दिया गया है पैसा, देख लो यहाँ पे 2.7 लाख करोड़। तो 10 लाख करोड़ में 2.7 लाख करोड़ दिया जा रहा है, और वही तुम्हारा पूरा जीडीपी का कैलकुलेट, टोटल बजट का कैलकुलेट करोगे तो वो भी तुम्हारा वही 5.8 समथिंग कुछ हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह देखना है तुम लोग को कि 23 और 24 में 2.7 लाख करोड़ दिया जा रहा है। इससे पहले देखो 22 और 23 में कितना दिया गया था, 2.17 दिया गया था। तो बढ़ोतरी है कि नहीं है, यानी कि रोड, देखो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रेलवे से तो कम अच्छा है, रेलवे में तो ऑपरेटिंग रेशियो खराब है, मगर रोड में देखते हो नितिन गडकरी ने रोड को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अच्छा चीज़ है, समझ गए। इस तरह बढ़ा है, लगातार बढ़ा है तुम्हारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मगर एक थोड़ा सा एक जगह पे है जहाँ पे हमें और भी काम करना पड़ेगा। वो बजट देखो, बजट ये फिगर देखो तुम्हारा, इसमें देखो कितना अच्छा था। 2020 और 21 में ना प्रत्येक दिन लगभग 36.5 किलोमीटर का रोड बन रहा था, प्रत्येक दिन इतना किलोमीटर का रोड बन रहा था, 36.5 किलोमीटर पर डे बन रहा था। मगर ये चीज़ घटा है स्टूडेंट, ये वरी है हमारे लिए, बात समझे, ये हमारे लिए थोड़ा टेंशन है। वहाँ देखो टेंशन व्यक्त करो। तो 21 और 22 में वो घट गया कितना, पहले हमारा एक दिन में 36.5 लाख किलोमीटर पर डे बनता था, तो वो घट के तुम्हारा कितना हो गया, 28 किलोमीटर पर डे हो गया। अभी देखो ना, अभी 22-23 में हमारा 20 हो गया, तो यहाँ इसको उठाना चाहिए था हमें, बात समझे। और हो सकता है कि जितना पैसा इस बार दिया जा रहा है ना, कितना ढेर सारा पैसा दिया जा रहा है, जिस हिसाब से 2.7 लाख करोड़ पैसा दिया जा रहा है रोड पे, हो सकता है हम फिर से पर डे किलोमीटर और बढ़ा दें रेंज में, और जिस तरह नितिन गडकरी काम करते हैं तो हो सकता है, बहुत संभव है ये चीज़, समझ रहे हो ना, बट आकलन सही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग रेशियो स्टूडेंट, इसी के बारे में तुम लोग को बोल रहा था कि ऑपरेटिंग रेशियो देखो वही बोल रहा है कि जो इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो बहुत 100 क्लोज है, यानी कि 98 है, तो 98 तो बहुत क्लोज हुआ 100 का। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग रेशियो, यहाँ पे देखो, यानी कि 98 रुपीज़ हम रेलवे में खर्च करते हैं तो उससे हमको 100 रुपया जनरेट होता है, तो कहाँ कुछ हुआ। अब रेलवे में खर्च बहुत होता है ना, अब सैलरी दो कर्मचारी को, IRS बन के जाओगे ना तुम लोग, IAS नहीं बनोगे तो IRS बनोगे ना, रेलवे सर्विस का होगा ना, वो भी ग्रुप ए का ही सर्विस होगा, ग्रुप बी से भी बनता है, तो यानी कर्मचारी दुनिया भर का है वहाँ पे, पैसा देगा ना रेलवे उसको। तो कहने का मतलब रेलवे को चलाने में बताओ 98 रुपीज़ लगता है 100 रुपये आने में, यानी फायदा नहीं हो रहा है। एंड यू ट्रस्ट मी, यदि हम पेंशन वाला चीज़ जोड़ देंगे ना, इधर देखो उस दिन आया था बजट उसमें एडिटोरियल्स में, यदि हम पेंशन वाला चीज़ जोड़ दें तो तुम विल बी वेरी सरप्राइज कि 110 लगता है 100 रुपये निकालने में, यानी कि रेलवे घाटा में चल रहा है, सिंपल दूसरे टाइम में समझो, रेलवे बहुत घाटा में चल रहा है हमारा। तो अब हम बोल रहे हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं, तो रेलवे को बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए, रेलवे को, समझे। तो वही लिखा गया स्टूडेंट कि ऑपरेटिंग रेशियो जो रेलवे का है वो तुम्हारा क्या लगभग तुम्हारा 100 रुपये, देखो वही बोला कि 98 खर्च करते हैं, 96 to 98 खर्च करते हैं तब 100 रुपये आता है, ये हालत है देखो 98। और यदि हम पेंशन वेंशन का जोड़ देंगे तो 110 चला जाएगा, ठीक है ना, मैं एडिटोरियल के बेसिस पे बता रहा हूँ तुम लोग को। अब दूसरे देखो, इसलिए स्टूडेंट देखो इंटरनल रेवेन्यू जीरो हो गया, देखो ना यहाँ पे सेकंड ग्राफ दिख रहा है तुम लोग को, पूरा सो गया है, एक्स एक्सिस में चला गया वो, इसका मतलब कुछ कमाई नहीं कर रहा है। और देखो बजट सपोर्ट देखो कितना गया है, अभी जैसे बोले थे ना बहुत सारा बजट सपोर्ट दिया जा रहा है उसको, हाँ देखो कितना है लगभग, कितना है फिगर देखो जरा, हाँ अभी ऊपर कितना लाख करोड़ बोले थे रेलवे के लिए, कितना दिया जाएगा,
हाँ हाँ 2.4 लाख, हाँ 2.7 तो उसके लिए 2.4 लाख दिया जाएगा, वही चीज़ है, समझे। अच्छा लास्ट ही है, सब रख हो गया। अब देखो यहाँ पे 29 देखो, ये समझ गया ना, ग्राफ समझ गया अच्छे से। अब देखो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम होगा फाइनेंस सेक्रेटेरिएट। फाइनेंस सेक्रेटेरिएट क्रिएट किया जाएगा ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि हम जानते हैं ना केवल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने से नहीं होगा, हमें प्राइवेट को भी मोबिलाइज करना होगा, उसको भी अट्रैक्ट करना होगा। इसी सिलसिले में स्टूडेंट हम एक फाइनेंस सेक्रेटेरिएट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कोशिश करेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेशली रेलवे में, रोड में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राइवेट का भी इन्वेस्टमेंट रहे उसमें। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, वही जो पीएम गति शक्ति तुम बोले थे, ठीक है ना। इस तरह का 100 लगभग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे ताकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो, पोर्ट को कनेक्ट हो, है ना, कोल का कनेक्टिविटी हो, स्टील का कनेक्टिविटी हो, फर्टिलाइजर, सब को कनेक्ट करना है। देखो जितना हम कनेक्ट करेंगे उतना ही हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा स्टूडेंट, यू नो दैट, है ना। तो उसके लिए देखो कितना इन्वेस्टमेंट करने का बात है, दे विल टेकन अप द प्रायोरिटी विद इन्वेस्टमेंट, यानी कि 75,000 करोड़ यहाँ पे भी जाएगा, 75,000 करोड़ रुपये जाएगा, जिसमें तुम्हारा 15,000 करोड़ प्राइवेट से भी आएगा। तो प्राइवेट सोर्सेज से 15,000 करोड़ लेना है और भारत सरकार 75,000 करोड़ खर्च करेगी। तो टोटल कहा जाए तो कितना हो गया तुम्हारा, लगभग 90 हो जाएगा, समझे। 90,000 करोड़ तुम्हारा इस चीज़ के लिए, पीएम गति शक्ति के लिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए जाएगा, ताकि पोर्ट, कोल हुआ, स्टील हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, फूड ग्रेन्स हुआ सेक्टर, वो सब इंटरकनेक्टेड हो सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा कम हो सके। 50 और एडिशनल एयरपोर्ट्स आएंगे, हेलीपोर्ट्स आएंगे। हेलीपोर्ट समझते हो ना, जहाँ जहाज उतरता है जो हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है ना, वो होगा। वाटर एयरड्रोम जानते हो, गुजरात में बना था ना, यानी कि पानी में जहाज उतरने का जो व्यवस्था है, वाटर एयरड्रोम्स, ठीक है ना, ये किया जाएगा। यानी कि हम और भी 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स पे काम करेंगे, हेलीपोर्ट्स पे काम करेंगे, वाटर एयरड्रोम्स पे काम करेंगे, ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी को और बढ़ा सकें। अब देखो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक वाला लाया था कि नहीं लाया था, उड़ान योजना। तो बिल्कुल अब हमें इधर आगे जाना है, और हमने 8 में तुम लोग को बताया स्टूडेंट कि लगातार हमारा एयरपोर्ट बढ़ते चला जा रहा है एज कम्पेयर टू 2014। अभी देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। दैट्स इट।